चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर एक बेसिक कंसेप्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। ये टॉपिक जीटीयू के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जा सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है, अगर आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 110% चांसेस है कि उसमें से 1 मार्क्स का सवाल आप लोगों को पूछा जाए, या तो वो एमसीक्यू हो सकता है या तो फिर इस थियरी के बेस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल। अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हम लोग उसी चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमिडिफिकेशन देन डीह्यूमिडिफिकेशन। ये दोनों बेसिक फंडा है और ये बेसिक फंडा के बेस पर हमें नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, जो कि जीटीयू के अंदर 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी। वैसे तो ये सवाल सिर्फ एक ही बार आया है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड है। हम लोगों को आगे जाकर के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में अगर काम करने के लिए हुआ तो इसका बेसिक फंडा हमको याद होना चाहिए। दैट्स व्हाई शुरुआत करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के साथ। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर द वाटर वेपर इज एडेड। हम लोगों को क्या करना है? वाटर वेपर को ऐड करना है। वी हैव टू ऐड वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेरिक एयर। मैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ एटमॉस्फेरिक एयर। वैसे तो आप लोगों को बेसिक मेनली तो डेफिनेशन के अंदर मॉइस्ट एयर का यूज करना है, लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर आप विंटर सीजन की बात ना करो तो समर सीजन में और मानसून में तो हमारे पास में जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता ही है। इसीलिए मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की एटमॉस्फेरिक एयर। आप लोग मॉइस्चर लिख सकते हो। मॉइस्ट एयर के अंदर या एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर वाटर वेपर अगर आप ऐड कर रहे हो, वाटर वेपर अगर आप ऐड कर रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। बट द कंडीशन इज, जब हम लोग वाटर वेपर ऐड कर रहे हैं एट दैट टाइम the ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ द एयर शुड बी कांस्टेंट। जनरली क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिकली ये सोचते हैं कि अगर वाटर वेपर आप ऐड कर रहे हो तो उसका ड्राइबल टेम्परेचर जो होगा डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रखना। आपका ड्राइबल टेम्परेचर जो होता है वो आप लोगों को कांस्टेंट रखना है। एंड एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ योर एयर यू हैव टू ऐड द वाटर वेपर एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज द ह्यूमिडिफिकेशन। क्लियर? नाउ अगर आप लोगों ने वाटर वेपर ऐड किया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है? 2 पॉसिबिलिटीज होती है। नंबर 1, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ योर वाटर ऑफ योर एयर विल इंक्रीज। यू कैन सी फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। आप देख सकते हो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0.1 से 0.1 से बढ़कर के 0.2 हो रही है। जस्ट लाइक दैट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज आल्सो इंक्रीज्ड। यू कैन सी फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर एंथैल्पी विल आल्सो इंक्रीज। सिर्फ कांस्टेंट क्या होगा? ड्राइबल टेम्परेचर। ये आप लोगों का एमसीक्यू हो गया। वैसे जनरली क्लास 2 जीपीएससी की एग्जाम होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होती है, जो आईटीआई की एग्जाम होती है, उसके अंदर ऐसा सवाल आता है कि ह्यूमिडिफिकेशन है तो क्या होगा? तो भाई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो डिक्रीज हो, ड्राइबल टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेरी हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू है। वैल्यू कैसे फाइंड होता है? h2 - h1 एंथैल्पी डिफरेंस, that is amount latent heat equal to the amount of latent heat। ये latent heat के इक्वल अमाउंट हो गया आप लोगों की। will be equal to hfg w2 - w1। hfg मतलब आप लोगों की एंथैल्पी, latent heat के ऊपर आपकी एंथैल्पी किसकी? तो मॉइस्चर। क्लियर? एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी w2 - w1। जिस तरह से ह्यूमिडिफिकेशन की डेफिनेशन है, बिल्कुल वैसे ही डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होगा। यहां पर हम लोग वाटर वेपर ऐड कर रहे थे, ओवर हियर वी विल रिमूव द सेम फंडा एट कांस्टेंट डीवीटी, द सेम थिंग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां पर इंक्रीज हो रही थी, यहां पर रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वाटर वेपर को रिमूव कर दिया। वाटर वेपर आप रिमूव कर रहे हो मतलब आप लोगों की जो मॉइस्चर है वो धीमे 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 ड्राई फॉर्म की तरफ जाएगी। भले आप लोगों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन मॉइस्चर व्हाट टाइप ऑफ रिमूव हो रहा है। क्लियर? तो ओवर हियर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 2, द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज अगेन डिक्रीजिंग फ्रॉम w1 to w2 एंड हियर एंथैल्पी इज अगेन डिक्रीजिंग फ्रॉम h1 to h2।
H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा इज इक्वल, यहाँ पर H2 की वैल्यू बढ़ी थी तो H2 माइनस H1 था, यहाँ पर H1 की वैल्यू बढ़ी है तो डेफिनेटली हम लोग पॉजिटिव आंसर ही लेकर के चलते हैं HFG W1 माइनस W2, यहाँ पर था W2 माइनस W2, सिर्फ इतना सा फर्क। ठीक है, तो ह्यूमिडिफिकेशन डीह्यूमिडिफिकेशन हो गया, इसके बेस पर हमारे पास जो दी गई है वो है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। अभी कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, आपको आपकी एयर को कूल भी करना है और डीह्यूमिडिफाई भी करना है, मतलब आप लोगों को उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस करना है और वाटर वेपर भी दूर करना है, ये दोनों चीज आप लोगों को करनी है। तो कैसे करोगे आप, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्चर विल डिक्रीज, ये बेसिक फंडा होता है इसके अंदर का कि जब कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हम लोग करते हैं एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर एंड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्चर इज डिक्रीज, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यू कैन सी फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज डिक्रीजिंग। ये हमारे लिए वैसे तो ये डीबीटी है जो कि हम लोग कांस्टेंट गिनते हैं, लेकिन जब आप वाटर वेपर रिमूव कर रहे हो तो मैंने पहले ही बोला था अगर वाटर वेपर रिमूव हो रहा है तो वो ड्राई फॉर्म की तरफ जा रहा है, ड्राई फॉर्म की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली मॉइस्चर ना होने की वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज आल्सो इंक्रीज्ड, सॉरी हाँ कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी सिर्फ डीह्यूमिडिफिकेशन नहीं है, ये ध्यान रखना सिर्फ डीह्यूमिडिफिकेशन नहीं है, दैट्स व्हाई योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। कैसे करना है, लेट्स से हमारे पास में एक डक्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने एक कूलिंग कॉइल को रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर है ADP। नाउ ADP मतलब एपरेटस ड्यू पॉइंट, ADP का मतलब होता है एपरेटस ड्यू पॉइंट, और एपरेटस ड्यू पॉइंट का मतलब ये होता है द इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ योर कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल की सरफेस का इफेक्टिव टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करेगा, वो वाली लिमिट, दैट पॉइंट दैट टेम्परेचर इज नोन एज द ADP, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। करना क्या है, एक डक्ट जिसके अंदर हम लोगों ने कूलिंग कॉइल रखा है, हम लोग क्या करेंगे एयर को पास आउट कराएंगे, लेट्स से द टर्मिनल टेम्परेचर इज TD1। कूलिंग कॉइल के नीचे हम लोग एक कंडेंसर रखते हैं, कंडेंसर यहाँ पर लोग बाईपास नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या बाईपास नहीं करना है। एटमॉस्फेरिक है मतलब आपकी मॉइस्चर जब कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा कि कूलिंग कॉइल के अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो मॉइस्चर कूलिंग कॉइल के सरफेस के साथ में टच में आएंगे, उसके कांटेक्ट में आएंगे, सरफेस कांटेक्ट में आएंगे। सरफेस कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा कि मॉइस्चर के अंदर मॉइस्चर का वाटर वेपर का टेम्परेचर हाई विद कंपेयर टू द रेफ्रिजरेंट कंटिन्यूअसली रनिंग इनसाइड द कूलिंग कॉइल, तो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कम होगा। ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि जो वाटर वेपर है उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा बिकॉज इट विल लूज द हीट एनर्जी, और वो जो वाटर वेपर आपका हीट एनर्जी लॉस्ट कर रहा है दैट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म एंड दैट लिक्विड इज स्टोर्ड ओवर हियर। समझ में आ रहा है, तो जो लिक्विड बनेगा मतलब कि जो वाटर बनेगा वो वाटर यहाँ पर हम स्टोर करेंगे जिसका नाम देंगे कंडेंसर, एंड योर एयर विल बी आउट फ्रॉम द सिस्टम। Let's say the temperature of the outlet is TD2. Now, psychrometric chart कुछ इस तरह से होता है, 1 for TD1 point, 2 for TD2 point. Now, this is the apparatus dew point temperature. कि apparatus का dew point temperature, surface का dew point temperature जो होगा वो इनलेट और आउटलेट एयर के कंपेयर में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा होगा। अगर ये आप इस तरह से ले रहे हो दिस वे, ADP मान लो TD2 के इक्वल ले रहे हो, तो जो हम लोगों ने सेंसिबल कूलिंग और हीटिंग में पढ़ा उसकी तरह कि भाई हमारी जो कॉइल है वो 100% इफेक्टिव है, देयर इज नो हीट लॉस। तो प्रैक्टिकली ये चीज तो आप जानते हो पॉसिबल है, देयर आर सम हीट लॉसेस, तो उसी लॉसेस की वजह से क्या होगा TD2 आउटलेट के एयर का टेम्परेचर जो होगा वो कूलिंग सरफेस से थोड़ा कम ज्यादा होगा। क्लियर? नाउ ये जो हीट लॉस हुई, हीट गेन हुई, तो उसका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या है, mh1 is equal to mh2 plus qc plus mwh। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। mh1 इनलेट में जो आपकी एयर एंटर हुई उसका मास और उसके एंथैल्पी, क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mh2। यहां पर जो एनर्जी आप लोगों को मिल रही है आउटपुट में, क्योंकि आपकी कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट के साथ में ये हमारी
एयर जो आ चुकी है, तो उसका मास विल बी कॉमन H2 स्पेसिफिक उसकी एंथैल्पी अभी रिड्यूस हो जाएगी, H1 से H2 रिड्यूस हो जाएगी, प्लस QC हीट लॉस, ये टोटल हीट लॉस कंसीडर करिए, ये हीट लॉस के कूलिंग कॉइल में कितनी हीट एनर्जी लॉस्ट, प्लस MWH मास ऑफ वाटर वेपर इनटू एंथैल्पी ऑफ दिस पॉइंट। ये जो थर्ड पॉइंट यहां पर बताया मैंने, इसी में थर्ड पॉइंट समझाया, ये जो थर्ड पॉइंट बताया दैट थर्ड पॉइंट इज कंडेंसेट का मास कितना है, उसकी एंथैल्पी कितनी है, वो क्लियर। हमारे लिए तो QC इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ QC मींस व्हाट, टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय कूलिंग कॉइल में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, मैंने दूसरी भाषा में बोला था कितनी रिजेक्ट, क्योंकि वो रिजेक्ट उतनी करेगा जितनी गेन करने वाला है, क्लियर। तो QC हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ मास बैलेंस ऑफ वाटर वेपर का मास बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब गया था तो मास अलग था, यहाँ पर निकला तो मास अलग है, क्यों, क्योंकि वाटर वेपर यहाँ पर कूल होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मास आपका रिड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई MW1 इनलेट के लिए इज इक्वल टू MW2 आउटलेट के लिए प्लस मास ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर वेपर जो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है उसका मास, मतलब MW1 इज इक्वल टू MW2 प्लस MW। टर्म्स को अरेंज करते हैं, QC को सब्जेक्ट हेड बनाओ, वहां पर QC को सब्जेक्ट हेड बनाना, ये यहां पर आ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मास विल बी कॉमन M into H1 minus H2 प्लस MWH3 था, ये भी पूरा हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो माइनस MWH3 हो जाएगा। MW को सब्जेक्ट हेड बनाओ तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, M कॉमन W1 माइनस W2 बनेगी, तो ये MW की वैल्यू यहां पर रख सकते हो आप, ये हम लोगों ने रख दी, मल्टीप्लाई बाय x3 तो है, मल्टीप्लाई बाय x3 आ गया आपका, क्लियर। हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड में माइनस साइड को ले जा रहे हैं, इट विल बिकम पॉजिटिव टू नेगेटिव, माइनस m into W1 minus W2 into x3 आ गया। नाउ ये जो टर्मिनोलॉजी बनेगी ये आप लोगों की वाटर वेपर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा टर्म है, एक्चुअली आप लोगों के लिए एनर्जी किसकी है, तो वाटर वेपर। अभी इतना भी ज्यादा वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्जन नहीं होगा तो उसको गिना जाए, बहुत ही छोटी सी वैल्यू होगी, दैट्स व्हाई वी विल नेग्लेक्ट दिस टर्म। हम लोग क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। जब इसको आप लोग नेग्लेक्ट करोगे आपके पास क्या बचेगा, QC is equal to M H1 minus H2। इस इक्वेशन को हम लोग फिर से और अरेंज करेंगे। अरेंज किस तरह से करना है, इस इक्वेशन में प्लस H3 करो माइनस H3 ऐड करो, मतलब आपकी एनर्जी इक्वेशन तो बैलेंस है, प्लस H3 ऐड किया माइनस H3 माइनस कर दिया, क्लियर। तो आपकी वैल्यू क्या बनी, H1 माइनस H3, मास तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आपको पता चले, M H1 माइनस H2 लाइक दिस, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन को जिस तरह से बना M H1 माइनस H3 प्लस एज इट इज M H3 माइनस कॉमन लेने के बाद H3 माइनस H2 माइनस कॉमन लेने के बाद, क्लियर। H1 माइनस H2 था, प्लस H3 किया माइनस H3 किया, प्लस H3 माइनस H2, क्लियर। QC ये हमारे लिए है टोटल हीट, दिस पोर्शन इज लेटेंट हीट एंड दिस पोर्शन इज सेंसिबल हीट। ये सारी डेफिनेशन में ऑलरेडी मेरे साइक्रोमेट्री की स्टार्टिंग में आपको समझा चुका हूं। तो लेटेंट हीट सेंसिबल हीट की वैल्यू क्या बनेगी, लेटेंट हीट मतलब ये M into H1 minus H3, अगर एंथैल्पी की जगह स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के रिस्पेक्ट में आपकी वैल्यू लिखो तो आपकी वैल्यू बनेगी M W1 minus W2 into HFG। बिल्कुल उसी तरह से सेंसिबल हीट आप लोगों के लिए M H3 minus H2, फिर से आप अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के रिस्पेक्ट में लिखो तो M CPM TD1 minus TD2, सॉरी ट्रायंगल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिखो तो M CPM TD1 minus TD2, क्लियर। सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, टोटल हीट, तीनों की वैल्यू आपको मिल गई, जिसके बेस पर
3 मार्क्स में थियरी सॉल्व की जाती है जिसका नाम है SHF, जिसको बोलते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। सेंसिबल हीट फैक्टर बेसिकली क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट। सेंसिबल हीट का ऐसे चलेंगे तो टोटल हीट का मतलब क्या हुआ? लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज mH2 H2, ये सेंसिबल हीट की वैल्यू आ गई। टोटल हीट की वैल्यू है आपके पास, टोटल हीट की वैल्यू आपके पास में क्या थी? mH1 H2, बिकॉज़ QC इज इक्वल टू टोटल हीट। आप लिख सकते हो जब आप लोगों ने H3 को ऐड और माइनस नहीं किया था तब, तो आपके पास में टोटल हीट की वैल्यू है mH1 H2, मास विल बी कैंसल आउट, वैल्यू क्या बनी? H3 H2 पर H1 H2। नाउ अगर आपके पास में सेंसिबल हीट फैक्टर 1 है, फिर से एमसीक्यू 1 मार्क्स का सवाल, इफ द सेंसिबल हीट फैक्टर इज 1, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी लेटेंट हीट आपके पास नहीं है, क्योंकि लेटेंट हीट अगर नहीं है, अगर लेटेंट हीट आपकी 0 होगी, लेट्स से ये 0 है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे। इसको आपने जब नेगलेक्ट कर दिया तो सेंसिबल हीट भी कैंसिल हो, बचा क्या? सिर्फ एक। तो सेंसिबल हीट फैक्टर अगर आप लोगों का 1 है, इसका मतलब ये कोई भी लेटेंट हीट आप लोगों की ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर? और अगर कोई सेंसिबल हीट नहीं है, कोई सेंसिबल हीट नहीं है, मतलब कि ये अगर ये आपका 0 है तो डेफिनेटली आपका SHF भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर न्यूमरेटर 0 है तो फिर डिनोमिनेटर की तो कोई वैल्यू रह ही नहीं जाती। क्लियर? तो सेंसिबल हीट फैक्टर आपका 0 हो जाएगा कब? जब सेंसिबल हीट आपके पास नहीं है, नो सेंसिबल हीट एट दैट टाइम SHF इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसी के बेस पर SHF की वैल्यू डिफाइन की गई है कि सेंसिबल हीट फैक्टर जनरली हमारे रेसिडेंशियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर 0.75 0.80 के पास में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को रूम के अंदर ड्राई सैचुरेटेड एयर चाहिए, और जितना ज्यादा आप लोगों का SHF का वैल्यू होगा उतनी ज्यादा आप लोगों को ड्राई सैचुरेटेड एयर मिलेगी। सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ड्राई सैचुरेटेड। आप लोग कभी भी एसी का यूज करते हो तो आपको पता होगा कि एक रूम के अंदर जब एसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम आफ्टर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स के बाद में भी कभी ये फील नहीं होगा कि मॉइस्चर जैसा होता है, वेट एयर आप लोगों को मिल रहा है, ऐसा कभी भी फील नहीं होता। उसका रीजन ये है। और दूसरी चीज मैं बोलूँ, जो एयर कंडीशनिंग के बैक साइड में पानी गिरता है, वो पानी क्या है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम एटमॉस्फेयर में से जो भी एयर को सक कर रहा है, उसके अंदर जो वाटर वेपर है, बिल्कुल ये फंडा यहाँ पर लगता है, जो वाटर वेपर होगा वो कूलिंग सरफेस के साथ में हीट ट्रांसफर करेगा, और वाटर वेपर आप लोगों को वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर फ्लोट आउट हो जाता है। और आप लोगों की जो ड्राई पार्टिकल होते हैं एयर के, वो फिर आगे की तरफ आते हैं, जो हम लोगों को कूल होकर के मिलते हैं। ये वही फंडा है, ये बेसिकली वही फंडा है जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर? नाउ वी हैव टू रीअरेंज द टर्म्स। आपके SHF की वैल्यू को हम लोगों को फिर से रीअरेंज करना है। दैट क्या कर रहा है हम लोग? दोनों साइड इक्वेशन को 1 माइनस करो, जो हम लोगों ने कर दिया पहले ही, फिर इन दोनों इक्वेशन को SHF से डिवाइड करो। मतलब यहां पर भी आपने SHF से डिवाइड किया होगा, बट SHF का मतलब तो क्या होता है? तो सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट। SHF का मतलब क्या होता है? सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट। मतलब आप यहां पे SHF की जगह सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट रखोगे। अभी लेटेंट हीट कहां पर है? तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये लेटेंट हीट डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में चले जाएगा। सेंसिबल हीट का एज इट इज है यहाँ। क्लियर? सिंपलीफाई किया हुआ है। इसको आप जब सिंपलीफाई करोगे, मतलब TH यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, TH माइनस SH डिवाइडेड बाय TH, दिस TH विल बी कैंसल आउट। यहाँ पर सिर्फ आपका SH बचा, यहाँ पर TH माइनस SH है। अभी TH माइनस SH मतलब टोटल हीट माइनस सेंसिबल हीट हो गई, और टोटल हीट माइनस सेंसिबल हीट करोगे आप, टोटल हीट माइनस सेंसिबल हीट करोगे तो सिर्फ लेटेंट हीट बचेगा, लाइक दिस, टोटल हीट माइनस सेंसिबल हीट को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, मतलब कि माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट हम लोगों ने यहाँ ले ली। क्लियर? वैल्यू रखनी है आप लोगों को, करना क्या है? 1 माइनस SHF और SHF इज इक्वल टू लेटेंट हीट की वैल्यू है आपके पास एंड W1 माइनस W2 HFG। सेंसिबल हीट की वैल्यू है आपके पास MCPM TD1 माइनस TD2। क्लियर? मास विल बी कैंसल आउट, हमको तो ये चाहिए।
W1 माइनस W2 अपन TD1 माइनस TD2, इसको सब्जेक्टेड बनाओ तो बाकी सब सामने जान लो। 1 माइनस SHF अपन SHF इनटू CPM डिवाइडेड बाय HF, CPM डिवाइडेड बाय HF। तो ये थी आप लोगों की सेंसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू। ये जो थियरी आज मैंने चलाई वो 3 मार्क्स में है, गेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो अभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एटलीस्ट 1 मार्क या 2 मार्क्स में आप लोगों को छोटा सा एग्जाम्पल या एमसीक्यू पूछा जा सकता है। आई होप कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।